वंदे मातरम देवियों, पुनः स्वागत है आपका क्लास में। कल जिस विषय पर चर्चा हुई थी, पदार्थ के विषय में आपने पढ़ा था, हम आज उसी के आगे चर्चा करेंगे। यूं तो ये जो विषय है वो कक्षा 6, 7 और 8 से संबंध रखता है, लेकिन मुझे पता है कि हमारी देवियां हर बार नई कक्षा में पहुंचने से पूर्व उनको पूर्व ज्ञान चाहिए होता है और पिछली कक्षाओं में पढ़े गए पाठ्यक्रम की, यानी कि जो विषय आपने पढ़े थे या जो टॉपिक्स आपने पढ़े थे, उनका रिवीजन बहुत आवश्यक है। और संभवतः इस कोरोना काल में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है और अक्सर बच्चियां क्या करती हैं कि विषय को रटने का प्रयास करती हैं। तो कक्षा 12 के सिलेबस को शुरू करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले जो प्रारंभिक चीजें हैं उनको जान लेना अति आवश्यक है। हो सकता है कक्षा 6, 7 और 8 में आपने उस तरह से ना पढ़ा हो जिस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। तो अगर आप रिवीजन कर लेंगे, पुनरावृत्ति कर लेंगे, तो आपके लिए उपयोगी होगी। तो आज का जो विषय है, टॉपिक है, उसमें बहुत ही सरल क्लास 6, 7 और 8 से संबंधित जो पाठ्यक्रम है विज्ञान का, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग कल के आगे से। कल आपने पदार्थ के विषय में पढ़ा था और आपने वस्तु और पदार्थ में अंतर किया था। आज हम एक डायग्राम आपको बनाकर दिखाएंगे, समझाएंगे, जिसमें आपको वस्तु, पदार्थ और पदार्थ की 3 अवस्थाएं जो आपने 6, 7 या 8 में पढ़ी होंगी, ठोस, द्रव, गैस, ट्री डायग्राम बनाएंगे हम लोग। और उसी ट्री डायग्राम से परमाणु, तत्व, अणु, यौगिक, ठोस, द्रव, गैस, इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और इन सभी में अंतर समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम फिर से आ जाते हैं पदार्थ पर। इस दृश्य जगत में बहुत सारी चीजें अदृश्य भी हैं। दृश्य का मतलब होता है जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है, और अदृश्य का मतलब होता है जो आपको दिखाई नहीं पड़ता। जैसे वायु आप महसूस तो कर सकते हैं पर देख नहीं सकते, लेकिन जल को आप देख भी सकते हैं। सोना, चांदी, लकड़ी, इन सब चीजों को आप देख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी, ऐसा जो कुछ भी आपको दिखाई नहीं देता लेकिन आप महसूस कर सकते हैं, और जो कुछ भी आपको अपनी आंखों से दिखाई देता है वो सभी पदार्थ की श्रेणी में आता है। जैसा कि आप क्लास 10th में, क्लास 6, 7 और 8 में पढ़ चुके थे। तो इस पदार्थ को आपने 3 भागों में बांटा था। नंबर 1 गैस, द्रव, और ठोस। आमतौर पर हम लोग किस क्रम में पढ़ते हैं? ठोस, द्रव और गैस। ठोस के उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे कि लोहा, कल चर्चा की थी। लोहा, अभी हम लोग तत्व पर चर्चा करेंगे। लोहा तत्व है। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि हम अभी नया नया सीख रहे हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे राइटिंग में सुधार करने का प्रयास करेंगे हम। दूसरा है सोना, और ये जो टॉपिक हम लिख रहे हैं यहाँ पर, इसका चार्ट भी आपको मिल जाएगा। ये भी एक तत्व है। तीसरा आप चीनी,
रोज खाते हैं आप। बहुत ही सरल एग्जाम्पल, सोना आपने देखा है, लोहा भी आप देखते हैं, लोहे की बहुत सारी वस्तुएं घर में होंगी आपके। चीनी यौगिक है। अभी हम लोग इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। एक और पदार्थ है यहाँ पर, नमक। सबके किचन में मिलता है, नमक भी यौगिक है। अब आ जाइए द्रव पर। द्रव के भी कई उदाहरण हैं। जल यौगिक है, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं यहाँ पर। पारा, पारा सभी ने देखा है, थर्मामीटर में होता है। पारा जब बढ़ता है तभी बुखार को नापता है आपके, तत्व है। अब आ जाइए गैस पर। आजकल बहुत कमी है ऑक्सीजन की इस कोरोना काल में। ऑक्सीजन बहुत मारामारी है इस समय पूरे विश्व में, तत्व है। दूसरा वायु, वायु मिश्रण है कई प्रकार की गैसों का, पदार्थ में ही आता है। और तीसरा आप कार्बन डाइऑक्साइड, यौगिक है। देखिए गैस ही है, लेकिन गैस में भी ऑक्सीजन गैस है लेकिन तत्व है। वायु गैस है पर मिश्रण है, गैस कार्बन डाइऑक्साइड है परंतु ये क्या है, यौगिक है। इन सभी में विभेद करना आप सीखेंगे अभी। जितने भी ये पदार्थ हैं आपके, समस्त पदार्थ इस विश्व में दिखाई देने वाले और ना दिखाई देने वाले, ये समस्त पदार्थ, इनके 3 गुण हैं। नंबर 1, एक जो स्थान घेरते हैं। लोहा स्थान घेरता है, चीनी भी स्थान घेरती है। जिस स्थान पर रखते हैं उस जगह पर कोई अन्य वस्तु आप नहीं रख सकते। दूसरा, जिनमें भार होता है। तथा ये स्पेशली जो तीसरा गुण लिखा जा रहा है, ये स्पेशली गैस पदार्थों के लिए है। पदार्थ के जो गैस भाग है उसके लिए है, क्योंकि गैस हमें दिखाई नहीं देती और उसके भार तो होता है, क्योंकि एलपीजी में जब आप लेकर आते हैं तो एलपीजी में को आप तौलते हैं, उसके अंदर लिक्विफाइड गैस ही होती है तो भार भी होता है। लेकिन वायु, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड हमें दिखती नहीं। तो ये जो तीसरा गुण है वो स्पेशली गैस के लिए है, जिसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। जिसका अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है। पदार्थ में 3 गुण होते हैं। एक जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, तथा जिसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। इसमें एक शब्द है जिसमें हमारी देवियां परिचित नहीं होंगी, मोहतरमाओं, इनका इस शब्द का अर्थ आप समझ लीजिए। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, जिह्वा तथा त्वचा। हर गैस का अपना एक महक होती है। और त्वचा, वायु जब बहती है तो आप त्वचा द्वारा इसका अनुभव कर सकते हैं, वायु का। और बाकी जो बहुत सारी गैसेस होती हैं, इसमें एक विशेष प्रकार की महक होती है जिसका अनुभव आप नाक द्वारा कर सकते हैं। तो ये जो 2 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये गैस का अनुभव कराती हैं। इसलिए ये जो तीसरा गुण दिया गया है, जिसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, इन पदार्थ में 3 गुण होते हैं। तो ऐसे कोई भी वस्तु
जिसमें ये 3 गुण उपस्थित हो, ऐसी चीज जिसमें ये 3 गुण उपस्थित हो, उसको हम क्या कहते हैं? पदार्थ। अब पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया है पुनः। ये इन गुणों के आधार पर बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। दूसरे प्रकार से जब आप ऊंची कक्षाओं में आते हैं तो पदार्थ को 2 भाग किए गए हैं। इसको हम बाद में करेंगे, छोड़ देते हैं। समस्त पदार्थ जो भी विश्व में है, जो कुछ भी आप देखते हैं, महसूस करते हैं और जिनमें भार होता है, ये समस्त पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं, जिसको कहते हैं हम परमाणु। चाहे गैस हो, द्रव हो अथवा ठोस हो, तीनों ही प्रकार के तीनों ही प्रकार के जो पदार्थ हैं, ये किससे मिलकर बनते हैं? परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। ये पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। सूक्ष्मतम का अर्थ है सबसे छोटा। जिसे विभाजित ना किया जा सके, यानी कि जिसके आप टुकड़े नहीं कर सकते। तो सभी पदार्थ, विश्व में जितने भी पदार्थ हैं, ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, वो सभी किससे मिलकर बने हैं? परमाणुओं से मिलकर बने। तो परमाणु किसी भी पदार्थ का, चाहे लोहा हो, सोना हो, जल हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, लकड़ी हो, तांबा हो, सोना हो, कुछ भी हो, वो सभी पदार्थ किससे मिलकर बनते हैं? परमाणुओं से। ये पदार्थ का सबसे छोटा कण है, जिसके आप टुकड़े नहीं कर सकते, जिसको आप विभाजित नहीं कर सकते। अब आ जाइए, पदार्थ को 2 भागों में विभाजित किया गया है मुख्यतः। वैसे तो तीसरा भाग मिश्रण भी है, लेकिन मिश्रण पर हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा विषय नहीं है। हमें आना है फिजिक्स पढ़ने के लिए विद्युत आवेश पर। तो विद्युत आवेश के लिए हमें जिस जिस टॉपिक की आवश्यकता है, हम केवल उन्हीं टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। और तत्व और यौगिक पर चर्चा करना आवश्यक है, इसलिए क्योंकि कई दफे बच्चे जल का परमाणु इस तरह से कह देते हैं, तो इसलिए आवश्यकता समझी गई इस टॉपिक में तत्व और यौगिक में अंतर करने की। तो वापस यहां पर आते हैं। पदार्थ को 2 भागों में विभाजित किया गया है परमाणु और अणु में अंतर के आधार पर। यहां पर वैसे भी विभाजन हुआ है ठोस, द्रव और गैस में। यहां पर भी ठोसों के, अणुओं के बीच के रिक्त स्थान के आधार पर विभाजन हुआ है। इस विभाजन का आधार दूसरा है और ये जो विभाजन है इसका आधार दूसरा है। तो पदार्थ का जो पुनः 2 भागों में विभाजित करेंगे हम, तत्व और ये एक भाग हुआ, और दूसरा भाग है पदार्थ का यौगिक। अब यौगिक भी एक प्रकार का पदार्थ है और तत्व भी पदार्थ ही है। पदार्थ किससे मिलकर बनता है? अत्यंत सूक्ष्म कण है परमाणु। तत्व भी आपके, यहां ध्यान दीजिएगा, तत्व भी परमाणु से मिलकर बनता है और यौगिक भी परमाणु से मिलकर बनता है। और एक और टॉपिक था अणु। अणु भी परमाणु से मिलकर बनता है। अब आप देखिएगा मिड में ये समस्त चीजों का आधार है।
समस्त पदार्थ का, तत्व का, यौगिक का, अणु का, सबका आधार है परमाणु। क्योंकि पदार्थ को भी आप कहेंगे परमाणुओं से मिलकर बना है, तत्व भी आप कह सकते हैं परमाणु से मिलकर बना है, और यौगिक को आप कह सकते हैं परमाणु से मिलकर बना है, और अणु भी परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो समस्त जगत का आधार परमाणु है। अब आ जाइए कि अगर तत्व भी परमाणु से मिलकर बना है और यौगिक भी परमाणु से मिलकर बना है, तो इसमें अंतर क्या है? अभी मुख्य रूप से अंतर हम करेंगे तत्व तथा यौगिक में। पदार्थ भी परमाणुओं से मिलकर बना है, परंतु तत्व और यौगिक पदार्थ के ही प्रकार हैं। तत्व और यौगिक में अंतर करने के लिए आप देखिए, तत्व की इंग्लिश कल हमने आपको बताई थी एलिमेंट, और यौगिक की इंग्लिश होती है कंपाउंड। अब आ जाइए तत्व पर। अगर कोई पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है, हम कहेंगे एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाला पदार्थ, तत्व कहलाता है। वापस आ जाते हैं यौगिक पर। भिन्न भिन्न, भिन्न मीन्स होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाला पदार्थ यौगिक कहलाता है। एक और शब्द दिख रहा है जिस पे अभी चर्चा नहीं हुई है, अणु। अणु एक्चुअली, अणु का आकार परमाणु से बड़ा होता है। परमाणु के ऊपर लिखा हुआ है, पास में लिखा हुआ पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम मीन्स सबसे छोटा, लेकिन अणु पदार्थ का सबसे छोटा कण नहीं है। अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है। अणु के विषय में है दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनने वाला कण। अब आप देखिएगा, अणु में किसी भी तत्व के अणु में या किसी भी यौगिक के अणु में दो या दो से अधिक परमाणु हो सकते हैं। कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो एक परमाणविक होते हैं, लेकिन उन पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो निश्चित ही जब एक अणु में दो परमाणु मिले हैं तो एक अणु का आकार परमाणु से बड़ा हो सकता है। अब आप देखिएगा, तत्व पे आइए। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाला पदार्थ तत्व कहलाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाला पदार्थ यौगिक कहलाता है। और एक अणु तत्व का भी हो सकता है और यौगिक का भी हो सकता है।
लेकिन अणु में कम से कम 2 या 2 से अधिक परमाणु ही हो सकते हैं। वापस आ जाते हैं तत्व पर। एग्जाम्पल है आपका हाइड्रोजन तत्व है, प्रतीक है इसका H कैपिटल। ऑक्सीजन तत्व है, प्रतीक है इसका केमिस्ट्री में O। और सोना सभी की माताएं पहनती हैं, बहनें पहनती हैं, पिताजी लोग भी अंगूठियां पहनते हैं, जिसका प्रतीक है AU। चांदी पायल पहनती हैं महिलाएं, प्रतीक है AG। अभी हम लोग विशेष तौर पर चर्चा करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एक परमाणु का प्रतीक है O, परंतु हम ऑक्सीजन के एक अणु को अगर लें तो ऑक्सीजन का अणु इस तरह से लिखा जाता है, ऑक्सीजन का अणु, ठीक है। और एक अणु की संरचना में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं जो डबल बॉन्ड यानी कि दोनों हाथों से एक दूसरे से बंधे होते हैं, मजबूती से पकड़े हैं दोनों हाथों से एक ऑक्सीजन परमाणु दूसरे ऑक्सीजन परमाणु को। ये ऑक्सीजन का एक अणु है। तत्व का नाम है ऑक्सीजन। परमाणु यानी कि प्रतीक एक परमाणु को कौन डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है, O। परंतु ऑक्सीजन वातावरण में किस तरह से पाई जाती है, किस रूप में पाई जाती है? ऑक्सीजन के 2 परमाणु दोनों हाथों से एक दूसरे को पकड़े होते हैं, इसको बॉन्ड्स कहते हैं, डबल बॉन्ड है, मजबूती से पकड़े हुए हैं ऑक्सीजन के दोनों परमाणु एक दूसरे को, और ये इसी स्टेट में वातावरण में पाई जाती है जैसे कि। लेकिन तत्व इसको क्यों कहा? क्योंकि ये भी ऑक्सीजन परमाणु है और ये भी ऑक्सीजन परमाणु है, तो ये एक ही प्रकार के परमाणु हुए, एक ही प्रकार के परमाणु। और ये क्या है? ऑक्सीजन का अणु। ध्यान दीजिएगा यहां पर। अब जैसे मान लीजिए आपके किसी कंटेनर में ऑक्सीजन भरी हुई है, कंटेनर बर्तन में ऑक्सीजन भरी हुई है, तो इसमें ऑक्सीजन ऐसे नहीं रहेगी कि O यहां बना दिया, O यहां बना दिया, O यहां बना दिया और O यहां बना दिया, इस तरह से नहीं रहेगी। जो ऑक्सीजन के अणु हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यानी कि दोहरा बंधा हुआ है ऑक्सीजन, इस तरह से ये ऑक्सीजन का एक अणु, यहां पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक अणु, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक अणु बन गया ये, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक अणु, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक अणु। तो इस कंटेनर में ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? ये ऑक्सीजन के एक अणु को प्रदर्शित कर रहा है। कितने अणु हैं? 1 2 3 4 5। ये पहला, दूसरा, तीसरा अणु, चौथा अणु और ये 5वां। तो इस ऑक्सीजन कंटेनर में कितने अणु हो गए? 5 अणु हो गए, जिसमें से ये जो है एक अणु को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन ये एक अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना है? ये ऑक्सीजन परमाणु है और ये ऑक्सीजन परमाणु है।
तो 2 परमाणुओं से मिलकर बना। तो ऑक्सीजन का एक अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना है, दोनों समान प्रकार के हैं, इसलिए ऑक्सीजन को क्या कहा गया? तत्व कहा गया है। अब आ जाते हैं यौगिक पे। यौगिक पदार्थ का दूसरा प्रकार है ये। यौगिक के आगे लिखा गया था भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से बनने वाला पदार्थ। एग्जाम्पल ले लेते हैं यौगिक का। सबसे सरल एग्जाम्पल है, वैसे तो जल, प्रकृति ने हमें भरपूर मात्रा में दिया है। H2O इसका रासायनिक सूत्र है। आपके चीनी सभी के घर में होती है, रासायनिक सूत्र है C12H22O11। तीसरा है आपका नमक। सूत्र है आपका NaCl। जल का ये एक अणु का ये जो सूत्र है वो एक अणु का सूत्र है। चीनी के एक अणु का सूत्र है, नमक के एक अणु का सूत्र है। लेकिन एक अणु में कितने तत्व शामिल हैं? 2। एक तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और दूसरा ऑक्सीजन। तो यौगिक ये क्यों है? क्योंकि इसके एक अणु में 2 अलग अलग तत्वों के परमाणु सम्मिलित हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। चीनी यौगिक क्यों है? क्योंकि परिभाषा में है भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाला पदार्थ। तो चीनी ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। तो 3 प्रकार के तत्वों से मिलकर इसका एक अणु बना है चीनी का, इसलिए चीनी क्या है? यौगिक। यहां पर समान प्रकार के तत्व नहीं है। अब आ जाइए नमक। नमक यौगिक क्यों है? क्योंकि इसमें भी 2 प्रकार के तत्व हैं, सोडियम और क्लोरीन। तो इसलिए ये तीनों ही चीजें यौगिक हैं, क्योंकि इसके एक अणु में अलग अलग प्रकार के तत्व शामिल हैं। अब आ जाइए जल पर। जल का एक अणु का सूत्र है H2O। प्रकृति में ये किस तरीके से बने हुए हैं? ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन को के पास 2 हाथ हैं, ठीक है। यहां पर तो अगर आप तत्व में आते हैं तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन ने ये ऑक्सीजन का ही दोनों हाथ पकड़े हुए थे, पर यहां पर अगर आप आएंगे तो ऑक्सीजन एक हाथ एक हाइड्रोजन को दे रही है और दूसरा हाथ अपना दूसरे हाइड्रोजन को दे रही है। तो इसको भी हम लोग बॉन्ड कहते हैं, इसको सिंगल बॉन्ड कहेंगे। तो ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाती है, बंध बनाती है हाइड्रोजन के साथ, और दूसरा बंध भी दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो कितने तत्व इसमें? 2 प्रकार के। जल में 2 तत्व शामिल हैं, जल के एक अणु में 2 तत्व शामिल हैं। ये एक अणु का सूत्र है, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर हम जल को किसी कंटेनर में भरते हैं, जैसे कि अभी ऑक्सीजन को कंटेनर में भरा था, तो जल किस तरीके से रहेगा? हमेशा इस तरह से। जल का एक अणु है ये, इस तरीके से तैर रहेंगे। अगर इनमें से कोई भी, मान लीजिए यहां से हाइड्रोजन हट जाए, यहां से भी एक हाइड्रोजन हट जाए, तो फिर जल नहीं रहेगा।
ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से जब भी संयोग करेगा तो वो क्या बनाएगा? जल बनाएगा। प्रकृति में जितने पदार्थ हैं उन सभी के रंग, रूप, आकार सब अलग अलग हैं। कारण सिर्फ एक ही है, अलग अलग प्रकार के तत्व जब एक दूसरे से बंधते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। देखिए, ऑक्सीजन में यहां सिर्फ ऑक्सीजन संयोग किया है तो ऑक्सीजन गैस बन गई। लेकिन जल कब बना? जब ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ संयोग किया है, और वो भी 2 परमाणुओं के साथ। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के साथ संयोग किया तो ये बन गया जल। चीनी कब बनी? यहां पर आ जाइए, चीनी पे वापस, यहां इस जगह पर आइए। चीनी कब बनी? चीनी बिल्कुल अलग होती है जल से, क्योंकि चीनी में कार्बन शामिल है, हाइड्रोजन शामिल है, ऑक्सीजन शामिल है। 3 तत्व मिल गए हैं चीनी में, और तीनों तत्वों की जो संख्या है वो भी अलग है। कार्बन के 12 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 22 परमाणु हैं। यहां पर ध्यान देंगे चीनी वाले सूत्र पर, ऑक्सीजन के 11 परमाणु हैं तो हाइड्रोजन के 22 हैं। तो संख्या भी अलग है परमाणुओं की, और तत्व भी अलग अलग संयोग कर रहे हैं। इसलिए चीनी के अगर एक कार्बन को हटा दीजिए, कार्बन यहाँ पर 11 हो जाए तो फिर चीनी नहीं रहेगी। नमक में अगर Cl की जगह पर यहाँ पर OH जोड़ दिया जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। देखिए यहाँ पर नमक में Na है, Na की जगह पर अगर आप OCl की जगह पर अगर आप OH जोड़ देते हैं तो ये पदार्थ ही दूसरा बन जाता है, यौगिक ही दूसरा हो गया। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जबकि यहाँ पर Na के साथ जब Cl संयोग कर रहा था तो वो क्या था? नमक था। इस प्रकार से समस्त ब्रह्मांड में अलग अलग, या समस्त विश्व में, पृथ्वी पर जितने भी तत्व हैं वो संख्या में अलग अलग संयोग करते हैं। एक अणु में परमाणुओं की संख्याएं अलग अलग होती हैं। इस कारण से ये भिन्न भिन्न पदार्थ के, जैसे पदार्थ में आप कहेंगे सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं, सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं तो सबकी प्रकृति, सबका रंग, सबका रूप अलग अलग क्यों होता है? तो सबका रंग, रूप, प्रकृति, गुण, धर्म सब अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी परमाणु से मिलकर बने हैं उनके तत्व अलग अलग हैं। चीनी में 3 तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अलग अलग तत्व हैं, परमाणुओं की संख्याएं भी अलग अलग हैं। इस कारण सभी पदार्थ भिन्न भिन्न रंग, रूप और आकार के होते हैं। बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे, कल की क्लास में। यहां पर एक बार आ जाते हैं, देखते हैं। जैसे अणु बीच में लिखा था पिछले पेज में, तो अणु ये ऑक्सीजन अणु है, ये तत्व का अणु है, जबकि यहां पर ये जल का अणु है। जल यौगिक है और ऑक्सीजन तत्व है। तो अणु, जो ये अणु है, ये किसी तत्व का भी हो सकता है और यौगिक का भी हो सकता है। दैट्स ऑल। वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय।